नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार संयोजन, वियोजन और विस्थापन की चर्चा की थी। अपने इस पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बाकी प्रकारों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे पास? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन और इसके बाद संक्षारण और विकृत गंधिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इस शब्द द्विविस्थापन को देखें तो ये दो शब्दों द्वि और विस्थापन से मिलकर बना है। द्वि का मतलब होता है दो, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विस्थापन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बताइए कि क्या आपने कभी हार्ड वाटर यानी कठोर जल से हाथ धोए हैं? धोए हैं तो क्या झाग बनती है? जब हम कठोर जल से हाथ धोते हैं तो उस समय झाग नहीं बनती है, इस प्रकार की सफेद सी मैल बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कठोर जल है उसके अंदर कैल्शियम के आयन होते हैं और साबुन के अंदर सोडियम के आयन होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम और सोडियम एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे की जगह, मतलब विस्थापित हो जाते हैं। दोनों ही दो विस्थापन हो रहे हैं तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक्सचेंज करके प्लेसेस को ये देते हैं NaCl और ये कुछ अघुलनशील सा तत्व मिलता है, ये मैल होती है। ये अघुलनशील तत्व जो है ये मैल का रूप ले लेती है और झाग नहीं बनने देती है। तो यही कारण है कि झाग नहीं बनती है कठोर जल के साथ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें आप देख सकते हो कि दो आयनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। इन दोनों यौगिकों के बीच दो आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये वॉश बेसिन की पिक्चर है और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जंग दिखाई दे रहा है। जंग के निशान, दाग धब्बे, ऐसे धब्बे हमें हम अपने सफेद कपड़ों पे भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है इसके अंदर आयरन के, लोहे के घुलनशील विलयन होते हैं जो कि पानी में घुले हुए होते हैं और वो फिर उनको जंग लग जाता है और वो इस तरीके के दाग छोड़ देते हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय है? इसके लिए हम इस पानी की ट्रीटमेंट कराते हैं। इस ट्रीटमेंट में ये जो घुले हुए आयरन के विलयन थे उनको हम अघुलनशील बना देते हैं। अघुलनशील कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। ये आयरन सल्फेट, ये घुलनशील है पानी में। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको ट्रीट कराया तो ये जो सोडियम है और यहां से जो आयरन है, इन दोनों का विस्थापन हो जाता है। इन दोनों का विस्थापन मतलब द्विविस्थापन हो जाता है। हमें आयरन कार्बोनेट जो कि अघुलनशील होता है पानी में और सोडियम सल्फेट मिलता है। तो आप देख सकते हो पिछली अभिक्रिया में भी और इसमें भी हमें एक अघुलनशील तत्व, एक अघुलनशील प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये अघुलनशील प्रोडक्ट हम फिल्टर आउट कर लेंगे और हमारा पानी साफ हो जाएगा और फिर उससे धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया की मदद से अपने इस समस्या का निवारण कर लिया। ये वही अभिक्रिया जो अभी डिस्कस की थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस परिभाषा को नोट करें। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो एक और उदाहरण है हमारे पास, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ ये सोडियम और ये बेरियम, इन दोनों का विस्थापन हो जाएगा। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमें उत्पाद के रूप में मिल जाएंगे। तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एक्टिविटी आप अपनी लैब में भी कर सकते हो। इसमें भी हम दो विलयन, एक पोटेशियम आयोडाइड और एक लेड नाइट्रेट लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें एक अघुलनशील पदार्थ लेड आयोडाइड मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां से पोटेशियम और यहां से लेड ने
अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, दोनों विस्थापित हो गए। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड आ गया और यहाँ लेड नाइट्रेट आ गया, लेड आयोडाइड आ गया, और यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट आ गया। तो ये जो अघुलनशील पदार्थ बना है, हम देख रहे हैं पीछे भी सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अघुलनशील पदार्थ बना है, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। और इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप इस वीडियो में दो विलयन देख रहे हैं और ये आयनों का एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। ये अभिक्रिया कौन सी है देखें, सिल्वर नाइट्रेट ये, और ये पोटेशियम क्लोराइड। आपको बताना है कि क्या उत्पाद बनेंगे, एक्स और वाई की पहचान करनी है आपने। आप वीडियो को पॉज करके समय लें और एक्स और वाई को पहचान करके बताएं। चलिए हम मदद करते हैं। यहां आयनों का आदान प्रदान होगा, तो आयन Ag और यहाँ का आयन K, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। Ag यहाँ आके AgCl, K वहां जाके KNO3। तो X और Y हमारे पास क्या बनेंगे, AgCl और KNO3। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो अभिक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, और अपचयन यानी कि रिडक्शन। अगर रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया जाए तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक या मुंह के थ्रू लंग्स में, फेफड़ों में जाती है, और उसके बाद हमारे भोजन को ये ऑक्सीजन उपचयित करती है। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ये ऑक्सीजन हमारे भोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। कैसे? ये भोजन यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और इसका उपचयन हो जाता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हम सांस से बाहर छोड़ देते हैं, और ऊर्जा मिलती है जो हम अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। तो पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये उपचयन का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब ये सल्फर बन गया, तो हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। तो इस प्रकार उपचयन में हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन होता है। अपचयन, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उल्टा होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इस अभिक्रिया में अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है। यहीं आप देखोगे कि जो कार्बन है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो कार्बन का उपचयन हुआ है। यहां उपचयन और अपचयन एक साथ हुए हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहां अगर आप देखें तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, और इस हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, तो इसका भी क्या हुआ है, उपचयन। तो नाइट्रोजन का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन। तो आप देख सकते हो कि उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो नॉर्मली रिएक्शंस में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं। इस अभिक्रिया में भी आप कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, लॉस हो गया, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए ये उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है।
अब आप वीडियो को पॉज करके इस परिभाषा को नोट करो कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड जमा कार्बन से मिला जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां हम देखें किसका ऑक्सीडेशन यानी किसका उपचयन हुआ है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो कार्बन का उपचयन हुआ है, और जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अपचयन और अपचयन उपचयन एक साथ हो रहे हैं। ये इस चित्र में बाहर जहाज की बाहरी सतह पर कौन सी अभिक्रिया हुई होगी? ऑप्शंस हैं आपके लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, द्विविस्थापन, संयोजन या वियोजन। तो बाहर की सतह लोहा है, उस पे जंग लग रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब कि उपचयन। इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, ये चीजें आपने देखी होंगी अपने डेली लाइफ में। इनमें देखो लोहे की चीजों पे ब्राउन कलर का पाउडर आ गया है ना, और ऐसा केवल लोहे के साथ नहीं होता, बाकी चीजों के साथ भी होता है, किसी भी धातु के साथ हो सकता है। तो धातु की सतह का खराब हो जाना ये कहलाता है संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता वगैरह के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे ये लोहे की वस्तुओं पे संक्षारण हो जाता है, ऐसे ही केवल लोहा नहीं, ये देखो चांदी है, चांदी भी काली पड़ जाती है। ऐसे ही तांबा है, तांबा भी हरा हो जाता है ना। तो ये इसी वजह से है कि चांदी अपने आसपास की हवा में से गैसेस के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना। और ऐसे ही कॉपर भी अपने आसपास के वातावरण में जो भी गैसेस हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और इसकी जो सतह है वो खराब हो जाती है। इसे हम संक्षारण कहते हैं। और लोहे के संक्षारण को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जंग लगना। यहाँ देखो Fe ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बना लेता है। ये देखो इन सभी चीजों पे जंग लग रहा है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये जंग लगना एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारित है? ए बिल्कुल चमकती हुई कार है, बी ये कुछ नट बोल्ट्स हैं, और सी, चलो आंसर देखते हैं, सी, हाँ ये संक्षारित है, मतलब इस पे जंग लगा हुआ है। चलिए, अब धातु का तो हमने देख लिया, धातु का उपचयन होता है तो जंग लग जाता है, संक्षारण हो जाता है। अगर कोई खाद्य सामग्री है जिसमें तेल होता है, जैसे ये ब्रेड हो गए या चिप्स हो गए, तेल युक्त खाद्य सामग्री, ये भी उपचयित हो जाती है, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ नमी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। देखो मूंगफलियों पे फफूंदी सी लग गई ना, तो ये कहलाता है विकृत गंधिता। वीडियो पोस्ट करके परिभाषा नोट करेंगे। उपचयित होने पर वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल भी आने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और ये प्रकाश गर्मी और हवा के संपर्क में और तेज हो जाती है। अब फिर इसलिए अगर हमें पता है कि किस वजह से बढ़ती है तो हम इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? ये देखो आपने देखा होगा चिप्स अधिकतर पैकेट में बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ऐसे ही ये हम पिकल्स वगैरह इसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं ऐसा कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। तो इसमें हम क्या मिला रहे हैं? प्राय तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, जिन्हें हम प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वो मिला देते हैं। जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। ऐसे ये अचार में भी हम कुछ ऐसी चीज डाल रहे हैं, जैसे नमक डाल रहे हैं, जिससे कि इसका उपचयन ना हो और विकृत गंधिता, इसका गंध खराब ना हो, ये खराब ना हो। इसी तरीके से और कोई मेथड जिसका हम यूज कर सकते हैं? हाँ, एयर टाइट कंटेनर्स में इनको हम रखते हैं। ये ऐसे डिब्बे, बंद डिब्बे में रखेंगे तो ये नहीं सिलेंगे, बिस्किट वगैरह इनके टेस्ट खराब नहीं होएगा। ठीक है।
फ्रिज में भी रख देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पे इतनी जल्दी चीज जो है वो खराब नहीं होती है। तो वायु रोधी रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से या रेफ्रिजरेट करने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है और हम डेंसिटी से बच पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विकृत गंधित है, आप देख के बताना। ये देखो, एक पहले ए नंबर पे, फिर बी पर ये थोड़ा ताजा लग रहा है, और सी पर ये भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। तो कौन सा है विकृत गंधित? देखें, ए। देख के ही पता लग रहा था। अब जो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ए और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सी जो है वो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। ए और सी आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया बन जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही थी। रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है इस अभिक्रिया में। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? धातु जब वातावरण के संपर्क में आती है तो वो उसका उसके सतह संक्षारित हो जाती है, सरफेस खराब हो जाता है। इसके बाद विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या पढ़ा था कि खाद्य सामग्री, तेल युक्त खाद्य सामग्री जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो विकृत गंधिता हो जाती है। तो ये समरी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। क्या होमवर्क रहेगा आपके लिए? एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, पेज नंबर 15 पे ये आप सॉल्व करेंगे। अब वीडियो में जो भी हमने पढ़ा उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।